गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में हम लोग आज कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पीएसआर के चैप्टर में और एडमिशन के चैप्टर में आपने किया हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में डिस्कस कर लेना है आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको, और वहाँ पहले बेसिक बातों को डिस्कस करते हैं एक बार, राइट। फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज अपना कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जरूरत क्यों है इसका? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि क्यों जरूरत है। अब देखिए क्या है, ए है, बी है और सी है, ये तीनों लोग पार्टनर थे और इन्होंने बिजनेस कमेंस किया हुआ था। लेट सपोज दैट 1 अप्रैल 2010 से आज मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021 को आए, और इन लोगों ने 10 साल जो व्यापार किया, जो बिजनेस किया, बहुत सारे एसेट्स को क्रिएट किया होगा, बहुत सारे लायबिलिटी को क्रिएट किया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सारे एसेट्स जो हैं बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू वैल्यू पे होंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, यानी कि उसको कह सकते हैं हम लोग बुक वैल्यू। इस पे होंगे, बुक वैल्यू पे होंगे, राइट। अब आज के दिन में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे लेट सपोज मिस्टर सी रिटायर हो रहा है। जब सी रिटायर होगा तो ये 10 साल का जो काम हुआ है, जो एसेट्स क्रिएट हुआ है, जो बुक वैल्यू पे है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2010 में एक लैंड एंड बिल्डिंग ही परचेज हुआ था जिसका बुक वैल्यू है मान लेते हैं 1 लाख रुपये। तो ऑब्वियसली बात है आज के डेट में इसका वैल्यू कुछ और होगा, क्योंकि लैंड का आप जानते हो कि वैल्यूएशन बढ़ते रहता है। तो लेट सपोज दैट आज वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का, आज मार्केट वैल्यू जो है वो 5 लाख हुआ, तो 4 लाख रुपया तो बढ़ा। तो 4 लाख जो इंक्रीज हुआ वैल्यू में, क्या उसमें सी का हिस्सा नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि एज अ पार्टनर उसने भी तो काम किया है, उसने भी तो अपना समय दिया है। तो रीवैल्यूएशन करने का मकसद यही है कि जो भी एसेट्स लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं उनमें जो भी इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उस सब में पार्टिसिपेंट, पुराना पार्टनर जो आउटगोइंग पार्टनर है, वो सबका शेयर है, हिस्सा है। तो वो सब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है वो करेंगे। तो यही पर्पस है, मेन पर्पस यही है। तो पीछे भी वही काम हुआ था, इस चैप्टर में भी वही काम होगा। तो जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, सबसे पहले हमने नीड समझ लिया, क्योंकि मिस्टर सी जो जा रहा है वो लेके जाएगा शेयर्स इसमें से। ऑल्दो अभी भी बुक्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख पे ही है और ना ही आप इसको सेल करने जा रहे हो, बस उसके इफेक्ट को आप एडजस्ट कर रहे हो, किसमें? आउटगोइंग पार्टनर को कैपिटल में। अब फिर से वही बात, जब रिवैल्यूएशंस का चैप्टर कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, तो रिवैल्यूएशन में 2 स्ट्रीम अपने पास था। अगर हम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में हो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, तो हमारे पास क्या सीन निकल के आता था? हमारे पास 2 मोड ऑफ स्टडी रहेगा, जैसा क्वेश्चंस कहेगा वैसा करेंगे। एक तो था हमारे पास बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। इस केस में क्या होता था, जो भी एसेट्स लायबिलिटी है वो नया जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें नए वैल्यू पे आएंगे, यानी कि जर्नल एंट्री करना है हमको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ ऐसा बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऐसा ड्रॉ करते थे, और आपको ध्यान में होगा इस साइड में, क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम लिखते थे? जो भी हमको फायदा हुआ है, राइट। फायदा का मतलब बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स के वैल्यू में अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको लिखते थे, और साथ साथ हम क्या लिखते थे? बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी में वैल्यू कम हुआ है तो ही फायदा है, मतलब क्रेडिट साइड में हम फायदा वाला आइटम, राइट। डेबिट साइड में क्या लिखते थे? कोई भी वैल्यू डिक्रीज हुआ
किसका? एसेट्स का। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स यहाँ पे लिखते थे। साथ साथ नुकसान और कहाँ भी हो सकता है? लायबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये बोल गया। अब ये मान के चलते हैं इधर फायदा वाला जो है वो 1 लाख है और इधर नुकसान वाला आपके पास मान लेते 85,000 है, तो ये प्रॉफिट किस में बटेगा? जाहिर सी बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसको किसको? मान लेते ए है, बी है और साथ साथ सी को भी, राइट। 15,000 है, मान लेते इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 5,000 5,000 एंड 5,000, राइट, 15,000। इस केस में क्या हुआ? जर्नल एंट्री हो गया आपका, आपने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट बुक्स में ले लिया। दूसरा एक स्ट्रीम था, याद आ रहा है? दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना ओपन करके हम क्या करें? दूसरे अकाउंट, दूसरे मोड में एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। सब कुछ वही काम है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। स्टेप 4 याद है आपको? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, सब याद है? कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, राइट। ये सब जो ऐड लेस करने के बाद जो 15,000 आया वो, राइट। दूसरा क्या काम कर रहे थे हम लोग इसमें? कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, राइट। प्रोपोर्शनेट शेयर्स को हम निकाल दे रहे थे। हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें की हुई है आपकी, तो दोबारा कराएं तो बोरिंग फील होना शुरू हो जाएगा, राइट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, राइट। तो सेम टू सेम वही सारी बातें है यहाँ पे भी, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। बस एक चीज का फर्क है, वहां पे पीएसआर के चैप्टर में ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। एडमिशन जब हमने किया तो कोई बंदा आ रहा था, राइट। जब रिटायरमेंट हम कर रहे हैं तो कोई बंदा जा रहा है। तो हमने तो उसी टाइम बोला था कि कॉपी पेस्ट हम लोग सब जगह करेंगे। तो कॉपी पेस्ट का मतलब ही था कि हम यूज ही ना करें वर्ड कि आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। अगर हम गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वर्ड यूज करें तो क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट, चाहे वो पीएसआर में हो, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे वो रिटायरमेंट में हो, क्या बात पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। क्योंकि हम ऐसा एनालाइज अगर करके देखें, अगर सी जा रहा है तो सी को टेक्निकली तो हम बोलेंगे आउटगोइंग पार्टनर, राइट। और ए और बी को क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्टनर, राइट। क्या हम आउटगोइंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं? ऑब्वियसली। ए और बी अगर दोनों शेयर गेन कर रहे हैं तो क्या इनको हम गेनिंग पार्टनर बोल सकते हैं? आंसर इज यस। जब एडमिशन आपने किया तो जो बंदा आ रहा था, एंटर हो रहा था, वो कौन सा पार्टनर था? गेनिंग पार्टनर था। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था। तो सिचुएशन उल्टा हुआ, उधर आने वाले को सलाम हो रहा था, इधर जाने वाले को विदाई देना है। जब आएगा कोई बंदा तो हम शेयर्स को छोड़ेंगे, जब कोई जाएगा तो उसका शेयर्स को हम होल्ड करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में से जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, काम को करेंगे। चलिए एक एग्जांपल जो अपने पास है उसको देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फटाफट इसको देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस एक बार आपको केवल रिवाइंड कराना था कॉन्सेप्चुअली कि आपके दिमाग में हो जाए कि ये कॉन्सेप्ट भी हो गया है। अगर हम ये ना भी कराते तो भी ये क्वेश्चन आप बना लेते आराम से, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एडमिशन में किया हुआ है, पीएसआर में भी किया हुआ है। फिर भी XYZ पार्टनर इन द फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, 3 लोग पार्टनर हैं, X, Y एंड Z, तीनों बराबर बराबर शेयर्स कर रहे हैं, राइट। द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलो। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस शीट का आइटम है वो दिया हुआ है। कौन रिटायर कर रहा है? जेड रिटायर कर रहा है। तो जेड के रिटायरमेंट पे देखिए सारे एसेट्स का वैल्यूएशन हो रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूएड एट सो ऑन, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएड ऑन सो ऑन, स्टॉक इतना पे, डाउटफुल डेट्स पे इतना, ट्रेडमार्क वैल्यूलेस, एन आइटम 12,000 इंक्लूड क्रेडिटेड नॉट लाइकली टू बी क्लेम, है ना। गुडविल का भी इसमें दिया हुआ है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो जो भी एसेट्स लाइबिलिटी हो रहे हैं
अब उसको क्या करें, पास द जर्नल एंट्री, गिव द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको बोल रहा है, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की बात कर रहा है। पूरा का पूरा जर्नल एंट्री आप देखिए आपके सामने, ये सेम टू सेम पीछे जो किया है वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही समझ लीजिए। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास प्रिपेयर होगा, है ना, जो भी इंक्रीज हुआ वैल्यू क्रेडिट साइड में, है ना, प्रॉपर्टी का और क्रेडिटर्स का, जो भी डिक्रीज हुआ वैल्यू वो डेबिट साइड में कर लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा 1,53,000 इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। तो क्या मुश्किल काम है ये? बनाने में आपको समय लगेगा आधा घंटा एक क्वेश्चन में, लेकिन ये काम मुश्किल नहीं है। डिट्टो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट किस चैप्टर से? प्रीवियस चैप्टर से। बस केवल ध्यान में रखना है कि आपका एडमिशन के टाइम में और रिटायरमेंट के टाइम में थोड़ा सा नेचर फर्क पड़ेगा। एडमिशन्स में जो मान लेते हैं ए और बी थे और सी आया, राइट, तो ए और बी कौन से थे? इसको हम कहते थे ओल्ड पार्टनर, इसको इनकमिंग पार्टनर, राइट, या इसको हम ऐसे कहें तो ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये है गेनिंग पार्टनर। जबकि रिटायरमेंट के केस में ए बी और सी थे, अब सी जा रहा है, राइट, ए और बी क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर या कौन से पार्टनर? गेनिंग पार्टनर। सी इज आउटगोइंग पार्टनर या इसको हम कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इवन पास्ट प्रॉफिट लॉस का भी एडजस्टमेंट करेंगे तो भी मेरे को कुछ नहीं कराना है, लेकिन फिर भी एक यूजुअली क्लास का रिदम है तो हमको कराना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एडजस्टमेंट में थोड़ा सा हम काम देखेंगे और डेथ वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया नया आएगा। चलिए, फिलहाल इसमें ऐसा कुछ बात जो अनयूजुअल आपको लगा कि सर ये पल्ले नहीं पड़ा, तो काइंडली टेल मी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार फटाफट। हाँ जी, नो सर। बाकी लोग को नो सर। यस और नो? नो सर। चलिए ठीक है, तो इसके बेस पे जो भी इलस्ट्रेशन है 5-7 तो कुछ होंगे ही, तो कोशिश करिए बनाने का, है ना। कोई डाउट आएगा उसको शेयर करिए, हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो धीरे धीरे करके। अब लगभग पार्टनरशिप आपका चौथा चैप्टर है, समाप्ति की ओर है। इसके बाद एक डिसोल्यूशन है, उसके बाद से नया बुक आपका स्टार्ट होगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 15 अगस्त अभी आ रहे हैं, तो 15 अगस्त पे कोशिश करें हम लोग, आज़ाद तो नहीं हुए पार्टनरशिप से, लेकिन आज़ादी की ओर अग्रसर होंगे, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।